बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। इसके करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है बेटा, बेसिकली इस वीडियो में मैंने आप बच्चों के लिए लिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ताकि आप बच्चों को पता लग जाए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, मेन कंफ्यूजन यही है, हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, हमने बुक्स कर ली, हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट कर चुके हैं, अब आए हैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक, इसके अंदर बेसिकली पूरे सीबीएसई के ही क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बेटा एक बार ये इसको रिव्यू कर लो। दिस इज द वीकली प्लानर जो कि एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर आप सबके लिए अवेलेबल है। ये सिर्फ 1 वीक के लिए वीकली प्लानर है, बट njinfinityclasses.com पर आपका पूरे साल के लिए वीकली प्लानर अवेलेबल है। ठीक, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर वहां से अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना। और 6 नवंबर 2026 को आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 13 के 13 चैप्टर विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लाइव डाउट सेक्शंस एंड द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट भी होगा और टेस्ट के डिस्कशन भी। ठीक, वहां पर लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, वहां पे लाइव डाउट सेशन चल रहे हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही है। एक बार जाकर वहां पर गो थ्रू कर लेना। और वीकली प्लानर बेटा वहां पर आप जब करिकुलम पेज पर जाओगे तो आपको एक बटन मिलेगा प्रीव्यू का। ठीक है, प्रीव्यू का बटन मिलेगा, जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आप जो फ्री वाला मटेरियल आप बच्चों के लिए वहां पर अवेलेबल है आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। और अभी वहां पर फ्री क्लासेस चल रही है तो आप सारी क्लासेस वहां से एक्सेस कर सकते हो, और जो भी क्लास होती है उसके सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं, और उन नोट्स का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर क्लास में देती हूँ। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं, जो बच्चे मेरे से रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनको तो पता ही होगा, मैं हर बार ये बच्चों को सिलेबस जरूर दिखाती हूँ। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद ईच एंड एवरी एग्जाम्पल हम कवर कर चुके हैं। ठीक, अब आज स्टार्ट करते हैं सीबीएसई क्वेश्चन। देख रहे हो यहाँ पे बेटे ये सारे क्वेश्चन मैंने सीबीएसई के लिए हैं, ताकि आपको पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ आर प्लस 2r। ठीक है, आर प्लस 2r का मीनिंग क्या हुआ, आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि r प्लस से r में मैपिंग है। r प्लस मतलब कि जो आपकी डोमेन है उसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं मीन्स कि 0 से इंफिनिटी तक नंबर है। तो आपकी डोमेन क्या हो गई, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, आपकी डोमेन क्या हो गई, 0 इंक्लूडेड है, बिकॉज दिस इज द नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बात कर रहे हैं नॉन नेगेटिव की। जो बेटा ये जो है ना, ये जो आपकी मैपिंग्स होती हैं, जो ये r प्लस आर, कभी n, कभी w, कभी a, कभी b, कभी कोई फाइनाइट सेट होता है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग। आप अपनी बुक में सेम ये तो देखो, ये आपने अगर एनसीईआरटी करें तो इस टाइप के सारे आपको इसी टाइप के मिल रहे हैं, बट आपका जो मेन फैक्टर है वो क्या है, आपकी डोमेन क्या है और आपकी कोड डोमेन क्या है। अब आप इधर से रियल नंबर लाइन को समझो, 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, जो यहाँ तक नंबर है। ठीक है, जो यहाँ से 0 से इधर तक, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तक सारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं। इसने बोला है कि जो r प्लस है नॉन नेगेटिव है, तो मतलब कि हमारे पास नॉन नेगेटिव 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक है। ये है हमारा r प्लस। नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव है, 0 से जैसे स्टार्ट होता है तो चेंज हो जाता है। 0 से इंफिनिटी तक हमारी क्या है, डोमेन है, और कोड डोमेन क्या है, r है। कोड डोमेन इज r, दैट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरी क्या है यहाँ पर हमारी कोड डोमेन है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इतना क्लियर है। अब इसके अंदर एक फंक्शन गिवन है और वो आपको पूछ रहा है, ये 1 1 है ऑन 2 है। ठीक, अब 1 1 ऑन 2 के लिए देखो, दो एलिमेंट्स लेते हैं हम, x1 और x2, दो एलिमेंट्स लेंगे। किस में से लेते हैं, x1 x2, अपनी डोमेन में से। मतलब कि वो आप किसको बिलोंग कर रहे हैं, r प्लस को बिलोंग कर रहे हैं। r प्लस को मतलब कि आपकी डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे लेट करते हैं कि fx1 जो है fx2 के इक्वल है। fx1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x1 3 आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आ गया, 4x1 4x2
और सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या बचा, x1 इज इक्वल्स टू x2। जब अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ द वन वन फंक्शन, जब fx1 fx2 के इक्वल होता है तो x1 x2 के इक्वल आता है, तो हम बोलते हैं दिस इज द वन वन फंक्शन। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अब ON2 के लिए चेक कर लेते हैं। ON2 के लिए हम क्या करते हैं, एक y एलिमेंट लेते हैं, और y एलिमेंट किस में से लेते हैं, अपनी कोडोमेन में से, कोडोमेन, ठीक है। एक y एलिमेंट लिया, उसको कोडोमेन में से लिया, अब y को लेट कर लिया कि वो fx के इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, सारे fx ही तो है, जब ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है x के ऊपर, यही तो fx होते हैं और यही y होता है, क्लियर। अब y यहाँ से किसके इक्वल आ रहा है, आपका 4x प्लस 3 के इक्वल आ रहा है, क्लियर। यहाँ से x की टर्म में ले आएंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4। ये आपको x के लिए वैल्यू मिल गई 3 माइनस वाई बाय 4। अब जितने भी y हैं यहाँ पर, सबके लिए वैल्यू हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल y जो है कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, और कोडोमेन वाले बैग में, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, आप ऐसे सपोज करो एक डोमेन का बैग है और एक कोडोमेन का बैग है। डोमेन के बैग में इस टाइम आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 से इंफिनिटी तक सारे रियल नंबर हैं, और आपके कोडोमेन के बैग में आपके पास सारे रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स होते हैं। अब आप उनको कैरी करके चल रहे हो। अब y कहाँ से निकाला, आपने कोडोमेन वाले बैग में से निकाला, ठीक। अब हमें y के लिए देखना है कि हमारे इस वाले बैग में कुछ मिल रहा है, उसके लिए कुछ इमेजेस है, क्लियर है ना बेटा, जिसको वो रिलेट कर सके। तो अब y देखो, इसमें से कोई एक वैल्यू, मान लो मैं यहाँ पर 5 ले लूं, ठीक। अगर 3 तक लेती हूँ तो 0 हो जाएगा, 4 या 5 लेकर चेक करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 5। अगर मैंने यहाँ से y 5 ले लिया तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 3 माइनस 5 बाई 4 आ रही है, दैट इज माइनस 2 बाई 4 आ रही है, दैट इज माइनस 1 बाई 2 आ रही है। x क्या आ रहा है, माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। अब x की वैल्यू देखो, x कहाँ पर होते हैं, हमारा डोमेन में होता है, ये x है, ये y है, तो y की हमने एक वैल्यू ले ली, नेगेटिव हो सकता है ना, y तो है इस बैग में हमारे पास, पर इसमें देखो आपके पास y माइनस 5 लेने पर आपके पास x नेगेटिव आ रहा है, क्या इसके अंदर है, क्योंकि हमारे जो इनपुट वाला बैग है, जो हमारा डोमेन वाला बैग है, उसके अंदर x मतलब नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं हमारे पास, तो हम उसको किससे अटैच करेंगे, अगर y 5 हो जाता है। ऐसे ही जब y 3 से ग्रेटर है, 4 5 6 सबके लिए वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव ही आने वाली है। तो इससे आपको क्या पता चला, ये ON2 फंक्शन नहीं है जी, ये हमारा किसको बिलोंग नहीं कर रहा, r प्लस को बिलोंग कर ही नहीं रहा, ठीक है। r प्लस को -1/2 बिलोंग कर ही नहीं रहा। सो देयर इज नो, सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द कोडोमेन देयर डजंट एग्जिस्ट x प्री इमेज इन x डोमेन, ठीक है। हर एक y के लिए जो कि इसकी कोडोमेन में है, उसके लिए यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। क्लियर है बेटा, क्लियर द थिंग्स। अब यहाँ पर ये कैसा फंक्शन हुआ हमारा, 1 1 तो हुआ बट ON2 नहीं हुआ, 1 1 बट नॉट ON2। ये आपका ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्लियर है बेटा, एंड डोंट वरी अबाउट दिस, ये जो सारे नोट्स हैं आपको एज इट इज आपको enginefinityclasses.com पर मिल जाएगा जैसी क्लास ओवर होगी, और उसके बाद मैं आपका लिंक भी दे दूंगी। यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब का जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर लिंक दे दूंगी, डायरेक्ट आप इन नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखो गेम सारा यहीं का है। एक फंक्शन गिवन है आपको r+2 -5 टू इंफिनिटी, और ये भी क्वेश्चन देख रहे हो 2024 का है, ठीक है बेटा। आप बच्चों को नॉलेज होगी कि जो CBSE बनाता है वो बहुत सारे सेट बनते हैं, पता है आपको, 6 5 1 1 6 5 2 1 6 5 3 1 ऐसे करके बहुत सारे, मतलब 7 तक भी बनते हैं, कभी 7 तक बनते हैं, कभी 5 तक बनते हैं, कभी 6 तक बनते हैं। तो ऐसे करके हमारे काफी सारे सेट्स हमारे पास हो जाते हैं। तो सभी सेट्स में से मैंने लिया है। अगर आप करते हो ना, आप 1 2 3 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, वो हम अभी लास्ट में करवाएंगे जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ से ना बेटा मैंने सारे सेट्स में से लिया है, तो जब बार बार आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ना 2024 या 2025 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये मत समझना कि ये कहाँ से ले बेटा, इतने सारे सेट है, सब में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो सारा ले लिया मैंने।
अब यहाँ से देखो, यहाँ पर आपकी डोमेन क्या दिख रही है, आपको सेम दिख रही है, r प्लस इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स 0 से इंफिनिटी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी। और यहाँ पे कोर डोमेन है आपकी -5 से इंफिनिटी, -5 से इंफिनिटी। क्लियर है इतना आपको? जो आपका डोमेन वाला बैग है उसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और इसके अंदर क्या है, -5 से स्टार्ट हो रहे हैं और इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, -5 इंक्लूडेड है, मतलब कि -5, -4, -3, -2, -1 और फिर 0 अप टू इंफिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये इंक्लूडेड है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। क्लियर है? अब देखो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन देखना ध्यान से, f(x) इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। अब यहाँ पर देखो, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, x1 x2 ले लेते हैं। x1 x2 दो एलिमेंट्स लिए, कहाँ से लेते हैं, डोमेन में से, जो कि बिलोंग कर रहे हैं 0 से इंफिनिटी को, जो कि बिलोंग कर रहे हैं 0 से इंफिनिटी को। अब यहाँ से देखो 9x1 स्क्वायर, अब मैं ना इसको एक बार रिमूव करना चाह रही हूँ। ये समझ आ गया आपको, कोडोमेन यहाँ पे क्लियर कर दी, ये भी समझ आ गया। और बेटा जो सारे क्वेश्चन पेपर है ना सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, सारे अवेलेबल हैं, बट अभी स्टार्टिंग है तो मैं आपको इस तरीके से करवा रही हूँ, चैप्टर वाइज करवाऊंगी, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या किया हमने, दो एलिमेंट ले लिए डोमेन में से, तो लेट f(x1), ये जो है आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इनमें ना इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे इसमें लैंग्वेज का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आपका सही आंसर, आपका सही ऑप्शन ही आंसर होता है आपका सही। आप कितना भी एक्सप्लेनेशन देखो, कोई नहीं देखने वाला और कोई आपको एक्सप्लेनेशन के मार्क्स भी नहीं देने वाला एमसीक्यूज के केस में। क्लियर है? अब इसके अंदर देखो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) हमने कर लिया। अब यहाँ से देखना 9x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 5, माइनस ही है ना, प्लस है बेटा, प्लस 6x1, ठीक है, प्लस 6x1 इज इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। अब -5 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, यहाँ पे क्या बचा, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1, इसको भी सारा इधर ले आएंगे, माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस हो जाएगा वो इधर आकर, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो इधर देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 6x1 माइनस x2, प्लस का साइन यहां से 9 कॉमन आ रहा है आपका, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? अब यहां से देखो 6x1 माइनस x2 प्लस 9 ऑफ x1 माइनस x2, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिख लो इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हो आप, इधर से देखो 6 है, इधर 9 है, तो आपके पास इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2, 3 कॉमन आ जाएगा, और x1 माइनस x2 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक टर्म आपके पास ये है और एक टर्म ये है। अब तो 12th के बच्चों को क्लियर हो रही होंगी चीजें, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनकी वजह से तो 3 कॉमन आ रहा है, और इसकी वजह से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है। अब जो एलिमेंट बच गया, ठीक है, अब जो बच गया, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 3 इंटू में x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये 3 नीचे ले जाऊंगी, 0 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 मल्टीप्लीकेशन में है ना सारी टर्म, देखो ये भी और ये भी, ऐसे अलग से कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो 3 नीचे चला जाएगा 0 में। अब यहाँ से देखो 2 प्लस 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्लियरली समझना, जब हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 होता है, जब हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके 3 केसेस बनते हैं। क्या, या तो a 0 हो, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा, मान ले a 0 है और b कुछ भी है, लेट्स 2, तो जब a इंटू बी किया मैंने, 0 इंटू 2 किया तो 0 के इक्वल आ गया। दूसरा केस, a कुछ भी हो और b 0 हो जाए, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ये सेकंड केस है। थर्ड केस, अगर दोनों ही 0 हो जाए,
तब a इंटू बी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, आप लोग बच्चों को आती ही होगी। तो इन तीनों केसेस में से देखो, अब ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, हमारे दो टर्म्स आ गई ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। क्लियर है? अब इसके अंदर देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, 2 + 3x1 + 3x2 में ये x1 और x2 हमने कहाँ से लिया है, 0 to ∞, अपने डोमेन में से। डोमेन में क्या है हमारे पास, 0 से ∞ तक है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है। सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास डोमेन में 0 है, 0 से छोटा और कोई नंबर नहीं है, और नेगेटिव नंबर कोई नहीं है, सारे पॉजिटिव है, मतलब 0 से ज्यादा जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास। अब इसके अंदर देखो, अगर सबसे छोटा नंबर भी मैं यहाँ पे डालूं, अगर x1 सबसे छोटा ले लूं 0 और x2 भी ले लूं सबसे छोटा नंबर अपना 0, तो यहाँ से ये क्या आएगा, 2 + 0 + 0, तो 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अगर और केसेस देखो, x1 x2 सबसे मिनिमम पॉइंट हमने ले लिया, इससे आगे अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, कुछ भी, तो ये कभी भी ये क्वांटिटी, जो ये पूरी क्वांटिटी है वो 0 होगी ही नहीं ना। देखो इस पे भी नहीं हो रही है, 2 तो एडिशन में बच ही रहा है, 2 तो एडिशन में, और कुछ भी पॉजिटिव नंबर है तो वो 2 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, 2 से ज्यादा ही होगी, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं है। नेगेटिव नंबर होते तो कुछ ना कुछ एडजस्ट होके शायद ये 0 या 0 से कम चला जाता, बट ये अब नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में देखो, ये तो आपका एमसीक्यू है, पर यही सेम क्वेश्चन भी आप लगाओ, आपको एक्सप्लेनेशन में 3 से 4 नंबर का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या लिखते हो, 2 + 3x1 3x2 कैन नेवर बी 0। ठीक है, जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाला जो हमारे पास टर्म है, कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों? एज x1 और x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, कि ये वाली टर्म हमारी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोमा है बीच में। ठीक है, कोमा है, x1 और x2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो बचा क्या, अगर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही है, अब ये 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब एक टर्म तो 0 ही है ना। तो इससे आपको क्या पता चला, हेंस x1 x2 = 0। तो यहाँ से क्या मिला, x1 = x2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ऑफ द वन वन फंक्शन, इफ fx1 = fx2 then x1 = x2, then this function is the वन वन फंक्शन। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, बस देखो हमारी डोमेन और को डोमेन का मतलब कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल। अब चेक कर लेते हैं ऑनटू फंक्शन के लिए। ऑनटू फंक्शन के लिए देखो, सबसे इजीएस्ट मेथड जो पहले भी बता चुकी हूं, पहले क्या बताया था, आप इसके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, आप रेंज निकाल लिया करो। रेंज कैसे निकलती है, देखो जो हमारे पास यहाँ पर एक दिख नहीं रहा होगा, ये जो डोमेन है, ये डोमेन है और ये को डोमेन है। क्लियर है इतनी चीज? तो अब ये जो डोमेन है, डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक है, और ये को डोमेन में है -5 से इन्फिनिटी तक। ठीक, तो रेंज क्या होती है, जो इसके बीच में निकालते हैं कि कहां से कहां तक रेंज जा रही है। अगर रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाती है, मतलब कि सारे एलिमेंट्स ही हैं, को डोमेन के सारे एलिमेंट्स ही किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, तो मतलब हम कहते हैं को डोमेन = रेंज, तो वो क्या होता है, ऑनटू फंक्शन होता है। अगर तो कुछ छोटा सा पार्ट ही रेंज बन पाता है, मतलब को डोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेज नहीं बनते, वेले बैठे खाली हैं, तो हम बोलते हैं को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। अब इसके अंदर देखो, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो कहां पर हम इजीएस्ट वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, यहां से यहां तक। सबसे देखो मिनिमम वाले के लिए मिनिमम आएगी और मैक्सिमम वाले के लिए मैक्सिमम आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये फंक्शन कैसा है, हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसको 0, सबसे मिनिमम इसका 0 लगा के देख लो, f(0) पे चेक कर लो, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, 9(0) स्क्वायर + 6(0) -5। तो देखो 0 + 0 -5, तो fx क्या आ रहा है, -5। जब 0 है तो इसकी इमेज क्या बन रही है, -5 बन रही है। ठीक, और लास्ट वाला देखो इन्फिनिटी वाला, लास्ट है इसका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी देखो, इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी आ जाएगा,
इन्फिनिटी को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा -5। तो इन्फिनिटी में से अगर 5 बाल्टी समुद्र में से 5 बाल्टी निकाल भी दोगे पानी तो क्या फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी -5 इज इन्फिनिटी। तो इसकी इमेज कहाँ तक आ रही है, इन्फिनिटी तक। अब आप देखो इसके अंदर आपकी रेंज क्या आ गई, यहाँ पर रेंज क्या आ गई, रेंज क्या आ रही है, -5 आ रही है सबसे कम के लिए -5 आ रही है, लास्ट के लिए इन्फिनिटी आ रही है। तो आप देख सकते हो रेंज जो है आपकी कोडोमेन के इक्वल आ रही है, यही आपकी कोडोमेन गिवन है। यहाँ पे -5 से इन्फिनिटी विजिबल है आपको ग्रीन कलर व्हाइट पे, ठीक है, जो -5 टू इन्फिनिटी आ रही है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो यहाँ पर ये आपका ऑन टू फंक्शन भी होगा, 1 भी है ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर आ जाओ, देखो अब इसके अंदर ये फंक्शन क्या गिवन है आपको, r प्लस टू आर प्लस, मतलब कि ये भी आपकी 0 टू इन्फिनिटी है, कोडोमेन भी, और कोडोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है। ऑल नॉन नेगेटिव, आर प्लस किसको डिनोट कर रहा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को। देन द फंक्शन डिफाइंड दिस, एक फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में। अब इसके लिए आपको बताना है, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, ये भी आपका सीबीएसई 2024 का ही क्वेश्चन है, मैंने सेट नंबर भी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, सेट नंबर भी गिवन है। अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। सबसे पहले तो आप इसके लिए चेक करो, किसके लिए करेंगे, 1 के लिए। 1 के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं x1 x2 जो कि हमारे को डोमेन को बिलोंग करते हैं। देखो दोनों सेम है, तो जब सेम होती है तो मैंने बोला कि कंफ्यूज मत हो ना, ब्रैकेट में डोमेन जरूर लिख देना, क्लियर। अब x1 x2 जो है डोमेन को बिलोंग कर रही है, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लेट करते हैं कि fx1 जो है fx2 के इक्वल है। अब fx1 fx2 के इक्वल है तो इसको ओपन कर लो, x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, यहाँ से आएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। अब बच्चों की मेन कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या आया होगा, मैम आप तो हर जगह लिखते थे x1 इज इक्वल्स टू x, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये प्लस माइनस 2 में आंसर्स आते हैं, पर मैंने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, हमेशा जो मैं बोलती हूँ इसका बड़ा मेजर रोल है कि आपके हाथ में इनपुट और आउटपुट में आप कैरी क्या कर रहे हो, ठीक है, आप कैरी क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। अब इसके अंदर 0 से इन्फिनिटी तक है, ये क्या है, x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जो x1, ये देख लेना जो बोल रही हूँ, ये कोमा है, ठीक है, x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन जब ये वाला केस बनता था, ये वाला केस r पे बनता था, जहां पर नेगेटिव का 2 भी है प्लस का 2 भी है, दोनों की एक ही इमेज बन रही है 4। ऐसे में हम कहते थे कि x1 इज द दिस, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं ना, ये है ही नहीं हमारे पास r प्लस में, तो इसकी इमेज बनने का, रिपीट होने का मतलब ही नहीं बनता। तो हम इसके जब x1 इज इक्वल टू x2 लिखेंगे तो हम लिख देंगे एज x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे उन सबका स्क्वायर्स तो डिफरेंट ही होता है ना, जैसे 3 का, 4 का, 1.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, उनका नहीं होता मैच। बस नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जहां दोनों होते हैं तब उनका स्क्वायर सेम हो जाता है, बिकॉज नेगेटिव साइन स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज द मेन थिंग। तो इसके अंदर हमारा ये x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, बिकॉज हमारा जो बैग है कैरी कर रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव ही है, हमारे पास नेगेटिव है ही नहीं। तो ये कैसा होगा, 1-1 फंक्शन होगा। सो दिस इज द 1-1 फंक्शन। क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन में बाय डेफिनेशन हम हमेशा क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन दोनों तरीकों से बता दूंगी। जो अभी लास्ट वाला मेथड बताया ना कि ये रेंज के हिसाब से ये डाल के देख लिया करो, फर्स्ट 0 पुट किया पहले तो, फिर इन्फिनिटी, तो उसी के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी और तरीका भी देख लेना, ठीक। अब यहाँ पर देखो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम एक y लेट करते हैं, ये रेड कलर ब्लैक पे विजिबल है, ठीक है। y लेट करते हैं, y कहाँ से करते हैं, r प्लस से। r प्लस मतलब कि ये वाला r प्लस, दैट इज कोडोमेन, जो हमारी कोडोमेन है, वहां से हमने y को लेट कर लिया। अब जो y है, y को लेट करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 fx के इक्वल, fx ये है। अब y माइनस 1 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 x स्क्वायर ही हटाया ना मैंने, ठीक।
ठीक है, x क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। अब स्क्वायर वाले केस में देखो, अंडर रूट वाले केस में जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। बट अगर y माइनस 1 नेगेटिव हो गया, पूरा y माइनस 1 जो यहाँ पर क्वांटिटी है, ये जो है हमारे पास y माइनस 1 अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये रियल नंबर ही नहीं रहेगा, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो इसको रियल बनाने के लिए, x को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट y माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। ठीक है, y माइनस 1 जो है, जो अंदर क्वांटिटी है, ये आपको अगर सारे लेक्चर्स अगर आप ईमानदारी से लेते हुए आए हो ना, मेरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टॉपिक्स सारे ईमानदारी से लेते आए, तो ये तो आपके लिए बहुत छोटी चीज हो चुकी है अब। ठीक है, तो y माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू ये आपका कब एग्जिस्ट करेगा, जब y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तभी x आपका बिलोंग करेगा फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू बिलोंग, x विल बिलोंग टू r प्लस। ठीक है, तभी वो रियल नंबर होगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y जो आपकी रेंज दिखा रहा है। ठीक है, y जो है आपकी यहाँ पर रेंज दिखा रहा है, तो रेंज क्या आ गई आपकी, रेंज किसको बिलोंग करिए, 1 से इंफिनिटी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इक्वल का भी साइन है, वो कह रहा है y 1 से ग्रेटर है और 1 से इक्वल है, तो 1 से इक्वल है और 1 से ग्रेटर है। इक्वल है तो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और उससे ग्रेटर है तो मतलब इन्फिनिटी की साइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रेंज आ गई 1 टू इन्फिनिटी आ गई। बट आपके पास जो डोमेन है, को डोमेन है, वो क्या है, r प्लस 0 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया हमारे पास, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। अच्छा, जो लास्ट वाला, जो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन का आपको बता रही थी कि मैं वो भी आपको बता दूंगी, तो आप इसके अंदर देखो एक बार, जो हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। अब इसको f0 पे चेक कर लो, यहाँ लिख दे, तो f0 पे चेक करोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से रेंज क्या निकल के आई, 1। और लास्ट क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास डोमेन में, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पर भी देखो आपके पास रेंज क्या निकल के आई, 1 से इन्फिनिटी, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से भी 1 टू इन्फिनिटी आ रही है। बट ये जैसे आपको क्वेश्चन करके दिखाने होते हैं, तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए बेटा, मेथड सारे आने चाहिए, कहीं पर भी फंसो नहीं। ठीक है बेटा, अब ये तो आप यहाँ पर तुक्का लगा ही सकते हो, बिकॉज ये क्या होता है, ये एमसीक्यूज है। क्लियर है, तो इसमें भी हमारे पास क्या हुआ, 1 1 प्लस बट नॉट ऑन टू। नेक्स्ट पर आ जाओ, देखो अब यहाँ पर देखो एक फंक्शन डिफाइंड है n to w, n is the natural numbers, इससे लिखती हूँ, n is the natural number 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, w is the whole number जिसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, हमारे इनपुट वाले बैग में नेचुरल नंबर है, आउटपुट वाले बैग में, मतलब कि को डोमेन वाले बैग में होल नंबर्स है। अब एक फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पर, एफ एन जो है n by 2 if n is even और 0 if n is odd। यहीं से क्लियर हो गया कि 1 1 फंक्शन नहीं है, देखते ही समझ आ गया। देखो, जब वो ऑड है, तो 0 होगा, जब वो ऑड होगा 3 है तो भी 0 होगा। ये देखो यहाँ पर, यहीं से दिखा देती हूँ, 1 है तो भी 0 होगा, 3 की मैपिंग भी यहीं आएगी, 5 की, तो ये 1 1 तो है ही नहीं ना, मैनी से 1 जा रहा है। ठीक है, fx1 यहाँ पे देखो, fx1 इज इक्वल टू fx2 इज इक्वल टू 0, बट जो x1 है वो x2 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द डेफिनेशन हो गया, तो हमारा फंक्शन 1 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक, ऑन टू के लिए चेक करो, एक एलिमेंट लो y जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, w को। ठीक है, हमारी को डोमेन में से लेते हैं हम y एलिमेंट, यहाँ से लेंगे y इज इक्वल्स टू fx, इसको fx के इक्वल लिख दो, यहाँ पे n से डिनोटेड है तो fn के इक्वल कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी दो केसेस बनेंगे, जब n इवन है, जब n इवन होगा तो y इज इक्वल्स टू n बाई 2 आ जाएगा, जब n ओड होगा, n इज ओड होगा तो y इज इक्वल्स टू
0 आ जाएगा। ठीक है, जब n ओड होगा तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इवन होगा तो अब n की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 2y। ठीक है, 2y। अब यहां पर देखो y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 तो n इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 तो n इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 3 तो n इज इक्वल्स टू 6 की वैल्यू 6। ठीक है, जब y इज इक्वल्स टू 4 तो n की वैल्यू 1। तो आप यहां से देख सकते हो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू w हैज इट्स प्री इमेज। ठीक है, इसकी प्री इमेज अवेलेबल इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है। देखो जब 0 है तो इसकी प्री इमेज सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, 0 की प्री इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, 1 की प्री इमेज है, देखो 1 की प्री इमेज 2 है, और 2 की प्री इमेज 4 है, 3 की प्री इमेज 6 है। ऐसे सारे नंबर्स की प्री इमेज आ जाएगी 4, 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे नंबर, और यहाँ पर इसकी प्री इमेज बनती जाएगी। तो every number available in the codomain there is pre-image available in its domain। तो यहाँ से क्लियर है आपको बिल्कुल। तो ये कैसा हुआ बेटा, आपका सर्जेक्टिव हो गया, मतलब कि जो है आपका ऑन टू फंक्शन है, बट ये 1-1 नहीं था। 1-1 हमने यहाँ से चेक किया, ये 1-1 फंक्शन नहीं है, तो इंजेक्टिव तो ये है ही नहीं, सर्जेक्टिव ओनली। सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन होता है ये, आपको ये नाम भी आने चाहिए। ऑन टू होता है, इंजेक्टिव मतलब 1-1 होता है, और बाइजेक्टिव मतलब 1-1 ऑन टू दोनों होता है। तो यहाँ से ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू है। आप देखो हर एक एलिमेंट के लिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू w, मतलब कि को डोमेन, देयर इज प्री इमेज अवेलेबल इन इट्स डोमेन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं, फिर बताती हूँ। देखो ये होते हैं बेसिकली आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, हमें बताना है ये ट्रू है या ये फॉल्स है, फिर मैं इन ऑप्शंस के ऊपर आऊंगी। असर्शन चेक करो, असर्शन होती है एक स्टेटमेंट, रीजन होता है उसके लिए रीजन, लेकिन दोनों में ही सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे आ जाओ, ए आपको गिवन है, देखो ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू r दैट इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन, ये कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर, दिस। तो मतलब कि ए सेट जो गिवन है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 तक। नंबर लाइन पे भी समझा दूं, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, तो ये इस वैल्यू से लेते हुए इस वैल्यू तक ये आपका सेट ए है। ठीक है, ये आपका सेट ए है, और जो इसके बीच की सारी वैल्यूज आ रही है, क्योंकि ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, तो इसके बीच की सारी वैल्यूज आ रही है, वो सेट ए के अंदर है। ठीक है, दिस इज द इंटरवल। अगर एक फंक्शन डिफाइन है एफ ए से ए पर, मतलब कि जो हमारी कोड डोमेन है वो भी यही है, -1 से 1 है, और जो हमारी कोड डोमेन है वो भी यही है। क्लियर। अब एक फंक्शन डिफाइन किया इसने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, देन एफ इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अब आपको चेक करके बताना है, अब ये कह रहा है कि एफ जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। नाउ यू हैव टू चेक दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू की बात हो रही है, हम एक एलिमेंट अपने कोड डोमेन में से लेते हैं। ठीक है, y लिया, दैट इज जो कि उसके इक्वल करा हमने, एफ एक्स के इक्वल किया, तो y जो है एक्स स्क्वायर आ गया। यहां से हम इसको x की फॉर्म में लेके आते हैं, x की फॉर्म में, तो x क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ y आ गया। ठीक है, यहाँ पर y क्या आ गया आपका, अंडर रूट ऑफ y आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई। अगर सेम वही कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है, जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो यहाँ पर रियल नंबर में x में उसकी प्री इमेज बिलोंग नहीं करेगी। ठीक, अब इसके अंदर देखो, 4 y इज इक्वल्स टू -1 अगर हम यहाँ से ले ले, क्योंकि देखो हमारे कोड डोमेन में -1 है ना, -1 1 से सारी वैल्यूज है, तो -1 अगर मैं लेके दिखाऊं तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 हो जाएगा, तो देयर इज नो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमारे डोमेन में, मतलब कि ए सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है -1 से 0,
1 तक, यहाँ पर भी -1 से 0, तो जो इतने नंबर होंगे यहाँ से यहाँ तक, इनके लिए यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल होगी ही नहीं, ठीक है। सबकी यहाँ पर पॉजिटिव ही प्री इमेज अवेलेबल होगी इस इधर से, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के लिए तो होगी। सो व्हेन y इज लेस देन 0, जब y 0 से छोटा है मतलब कि नेगेटिव है, देयर इज नो प्री इमेज अवेलेबल इन द डोमेन, देयर इज x डज नॉट बिलोंग टू A, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन onto फंक्शन। अब ध्यान से भी देखो, जिस तरीके से मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, जब इनका x स्क्वायर करेंगे, अब इस टाइम पे हमारे पास आपके कैरी बैग में क्या है, नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, -1 से 1 तक है। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगी इमेज, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी इमेज आएगी, तो ये 1 1 तो है ही नहीं इधर से। और ये देखो सारे नंबर की जो इमेज आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव तो यहाँ पर खाली रह गए ना, तो ये onto फंक्शन है ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है, नॉट एन onto फंक्शन, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू। अब इसके अंदर देखो रीजन, देखो यही सेम ही रीजन तो मैंने आपको देके बताया, यही हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था, यही हमने देखो सेम यही रीजन तो दिया ना, कि जब y -1 होगा और वो जो a को बिलोंग कर रहा है, मतलब अपने को डोमेन को बिलोंग कर रहा है वो, तो x जो है ±√(-1) जो कि अपने डोमेन वाली a को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन इसके अंदर भी अब दो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। देखो असर्शन इज ट्रू, आर इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, आर इज ट्रू, पर अब इसमें से आपको दोनों में से कौन सा चेकआउट करना है, ठीक। अब इसके अंदर देखो ये दोनों ही ट्रू है, अब ए ऑप्शन ले या बी ऑप्शन ले, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब ये देखो जो रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, यही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ दी थी, वो ही ये दे रहा है, तो आप इस केस में करोगे ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ठीक। अगर ऐसा केस हो जाए कि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, पर आर कुछ और ही कहानी बखान कर रहा है, जो रीजन है वो ट्रू है, वो स्टेटमेंट ट्रू है, बट इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों, ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम करते हैं ए, ये बी पार्ट, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाता है ऐसे केस में। जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी। अब इसके अंदर देखो बेटा, ये भी असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन रीजनिंग में देखो fx आपको दिया हुआ है e की पावर x, fx दिया हुआ है e की पावर x, और gx दिया हुआ है log ऑफ x, ठीक है, gx दिया हुआ है log ऑफ x। देन वो कह रहा है कि f, जब इनको एडिशन कर दिया, ये तो हमने 11th क्लास में सीखा था, जब हम दो को ऐड कर देते हैं, मतलब कि e की पावर x प्लस log की पावर x कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमें देखो इसकी डोमेन क्या है, अभी डोमेन पे बात कर रहा है, हमारे पास डोमेन पे बात कर रहा है, तो हम भी अपने आप ही डोमेन पे आ जाते हैं, जो भी हमें नॉलेज है डोमेन की। जब दो फंक्शंस की हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं, तो जो डोमेन ऑफ f प्लस जी की होती है, ठीक है, जब दो फंक्शन को ऐड कर देंगे उसके बाद जो डोमेन बनती है वो होती है डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g होती है, वो इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g होती है, मतलब कि जो दोनों की कॉमन डोमेन है। अब यहाँ से देखो e की पावर x की डोमेन हमें पता है r होती है, r मतलब कि -∞ से ∞ तक होती है, और जो log x की डोमेन होती है वो 0 से ∞ तक होती है, ठीक है, ये 0 से ∞ होती है। अब डोमेन ऑफ f यहाँ पर आप लिखो तो -∞ से ∞, इंटरसेक्शन 0 से ∞। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, कॉमन। यहाँ से देख लो एक बार करके बेटा, ये ना बार बार इसलिए करवाती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ ये बार बार दिखा के आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए ना, आप बिना इन चीजों के क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है जितना मैं यहाँ पर ले लेकर आपको समझा रही हूँ, बट आपको अपनी इमेजिनेशन इंप्रूव करनी ही होगी, तो बार बार ये इमेजिनेशन के लिए दिखाती हूँ मैं। देखो इसकी तो डोमेन है ये पूरी r, इसकी है पूरी r, पर इसकी है 0 to ∞, ठीक है, इसकी है 0, तो दोनों में कॉमन क्या है, इतना पार्ट, तो 0 to ∞, किसके इक्वल आई, 0 से ∞ के इक्वल आई। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ f प्लस जी इज आर नो रॉन्ग, ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे कह रहा है डोमेन ऑफ f प्लस जी, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन, यस यही तो हमने किया है, ठीक है, ये ट्रू है, तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लोगे, इसमें देखो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर।
इस केस में आपका ऑप्शन डी आंसर होगा कि आपका असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। क्लियर है बेटा ये चीजें? अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये आपका 2025 क्वेश्चन पेपर का है सीबीएसई का। यहाँ पर देखो आपके पास एफ आर प्लस 2r, ठीक है, r प्लस से r तक। सबसे पहले यही मैटर करता है कि हमारे पास इसके अंदर है क्या, ये है 0 से इंफिनिटी और ये है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्लियर है? अब यहां पर देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन आपको गिवन है जहां पर कंडीशन दी है कि a जो है 0 से ग्रेटर है और a जो है a1 के इक्वल नहीं है। प्रूव दैट f इज बाइजेक्शन, आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि f जो है बाइजेक्शन है, मतलब कि f ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये आपको यहाँ पर शो करके दिखाना है। यहाँ पर आ जाओ 4 1 1 4 1 1 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, x1 x2 बिलोंग करते हैं r प्लस को, ठीक है, जो कि हमारी क्या है डोमेन, डोमेन में से दो एलिमेंट लेते हैं। जब 1 1 प्रूफ करना होता है तो लेट करते हैं कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है, तो log ऑफ a x1 इज इक्वल्स टू log ऑफ a x2 आ गया, ठीक है, log ऑफ a x1 इज इक्वल्स टू log ऑफ a x2 आ गया। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग ऑफ, अगर यहाँ पर मैं उसी से कर दूं a ही लिख दूं या फिर a लिख देती हूँ, चलो ठीक है, और m इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a, सेम बेस है n है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है अगर आपके पास दोनों साइड लॉग है और दोनों का बेस सेम है। यहाँ पर मैंने a से ही रिप्रेजेंट कर दिया, किसी और से भी कर सकते थे, दोनों साइड बेस सेम है m n, तो ऐसे में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी m इज इक्वल्स टू n होता है, ठीक है। आप यहाँ पर यही क्लैरिफिकेशन दोगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, if log of a m is equals to log of a n then m is equals to n, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, by using this property x1 is equals to x2, ठीक है, hence this is the 1 1 function, hence so यहाँ पे लेट वर्ड आ जाएगा, if fx1 is equals to fx2 then x1 is equals to x2, so this is the 1 1 function। अब यहाँ पर आ जाते हैं 4 on 2 फंक्शन आ जाओ। on 2 के लिए हम y एलिमेंट लेट करते हैं, किसमें से, अपनी को डोमेन में से, दैट इज r को रिलेट करा है, दैट इज जो कि उसकी क्या है को डोमेन है, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू fx, y किसके इक्वल है fx इक्वल, तो यहाँ से y क्या आ गया आपका log ऑफ बेस में a और x के इक्वल आ गया, ठीक है, log ऑफ बेस में a और x के इक्वल आ गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है जब आपको इस टाइप का ही दिया होता है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, इफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ ax, तो ये किसके इक्वल होता है, a की पावर, जो इसका बेस है उसकी पावर y इज इक्वल्स टू x के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, a की पावर y इज इक्वल्स टू x के इक्वल आ जाएगा, ठीक। ये आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लास्ट ईयर डिस्कस करी है। अभी आप बच्चों के साथ मैं इसको पूरा चार्ट बना के आपका किसी दिन पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, जिसमें, और मैं आपको यहाँ बता भी दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं वहां पर पूरा लोगैरिथम फंक्शंस का चार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके इन प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर ले, बिकॉज ये बहुत काम आएंगी आगे भी, बहुत सारी चीजों में आपके लोगैरिथम प्रॉपर्टीज बहुत यूज होने वाली है। इनफैक्ट मैं बताऊं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर्स में भी होंगी ये यूज, कहीं पर भी आपको लॉग में घुमा देगा, वहां पर भी यूज हो जाती है ये प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज ना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहाँ से ही आ गया। अब यहाँ पर देखो हमें एक कंडीशन गिवन है, a इज ग्रेटर देन 0, इफ a is greater than 0, ठीक है, then ay is also greater than 0, ठीक है। देखो a greater than 0 है तो a की पावर कुछ भी हो तो वो पॉजिटिव ही तो रहेगा, पॉजिटिव है नंबर, उसकी पावर कुछ भी हो। अब बच्चों को एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बता देती हूँ, इफ अगर y नेगेटिव है, क्योंकि y वाले बैग में तो हम नेगेटिविटी भी कैरी करें ना, नेगेटिव नंबर्स भी कैरी करें, देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, अगर इसकी पावर -2 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या आ गया, a की पावर -2, a की पावर -2 का मीनिंग क्या हुआ, 1/a की a स्क्वायर,
तो पॉजिटिव नंबर बन गया ना, देखो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, जब 1 को किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आएगा तो पॉजिटिव ना। हो सकता है वो 0.00014 बहुत छोटा नंबर आ जाए, बट वो आएगा पॉजिटिव ही। ठीक है, तो हर एक केस में कितना भी होगा, -3 है तो यहाँ पर भी 3, तो पॉजिटिव नंबर की पावर क्यूब करोगे और उस फिर 1 को उससे डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, 0.0 में आएगा, बट वो पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ये 0 से ग्रेटर आ रहा है, ए वाई जो है x के इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो, देन x इज इक्वल्स टू ए वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब जो x है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जो x है वो 0 से इंफिनिटी में, मतलब पॉजिटिव है सारे, तो वो बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, r प्लस को, इसकी डोमेन को। सो वी कैन से दैट फॉर एवरी y belongs to its codomain, there exist is its pre-image in its domain। ठीक है, कि सारे वाइज जो है इसकी डोमेन को डोमेन में, उनके लिए उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है इसकी डोमेन में, hence this is the on-to function, so we can see that this is 1 1 and on-to both, so this is the equal अच्छा, so this is the bijective function, दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ये क्लियर है बेटा? सिर्फ लॉग वगैरह जहाँ आते हैं ना, बच्चे डर जाते हो, बस ये कि देखो छोटी छोटी सी 2 प्रॉपर्टी यूज हुई है, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। बस ये समझने वाली चीज होती है कि अगर जो कंडीशन हमें गिवन है उनको देखते चलो, a ग्रेटर देन 0 है तो a की पावर y भी तो ग्रेटर देन 0 होगी, चाहे कुछ भी वैल्यू हो y की। क्लियर? अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, a एक सेट गिवन है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तब बच्चों के हैप्पी फेसेस आ जाते हैं, ये अच्छा लगता है, रीचेबल लगते हैं बच्चों को ऐसे क्वेश्चन, बट बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो जो आएगा आपको करना ही पड़ेगा ना। ये भी देखो 2000 और उसी क्वेश्चन के उसमें है, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था ना लॉग वाला, उसी के चॉइस में क्वेश्चन है, बट बेटा दोनों आना चाहिए। इस बार तो चॉइस में आ गया तो बच्चों ने ज्यादातर यही अटेम्प्ट किया होगा, बट अगर ना आए ऑप्शन में कोई क्वेश्चन तो आपके तो 3 नंबर गए ना फिर। तो बेटा हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान से करना है। अब देखो आपके पास 2 सेट गिवन है, एक सेट ये है 1 2 3, एक सेट ये है 4 5 6। क्लियर है? ये ए है, ये बी है। अब रिलेशन है a to b इज डिफाइंड एज, एक रिलेशन कहाँ पर डिफाइंड है, a क्रॉस b पर डिफाइंड है। अब रिलेशन क्या डिफाइंड है, x y, जिसमें कि x प्लस y है जो इक्वल टू 6 है, और x जो है बिलोंग करेगा a को और y बिलोंग करेगा b को। ठीक है, x बिलोंग करेगा a को और y जो है बिलोंग करेगा b को। क्लियर है आपका? अब यहाँ पर राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y, और रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप देखो। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x ले जाओ। अब x की कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3। अब x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 भी आपको चेक करना होगा, y जो है b को बिलोंग कर रहा है, तो 5 बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 थी और ये 5 था तो ये हमारे रिलेशन में आ रहे हैं। दूसरा देखो, दूसरी वैल्यू रखो x की 2, जब हमने 2 रखा तो ये 4 आ रहा है। अब 4 भी चेक करो क्या ये b को बिलोंग कर रहा है, यस, क्योंकि y जो है b को बिलोंग करना चाहिए, तो हमारे पास 2 और 4 भी आ रहे हैं। अब थर्ड काउंसिल आ गई, x की वैल्यू 3 रह गई। अब अगर आप इसके अंदर 3 रखोगे तो y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, y, अब देखो y b को बिलोंग करना चाहिए, पर यहाँ पे 3 है ही नहीं, जो ये है ये b को बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे नहीं, हमारा रिलेशन सिर्फ यही आएगा। ये पार्ट 1 हो गया, राइट ऑल द एलिमेंट्स, यही 2 एलिमेंट्स जो है R में आएंगे। अब क्या बताना है, इज R फंक्शन, नो नो, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन A डज नॉट हैव its image। ठीक है, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन A डज नॉट हैव its image in B, एज आप देख सकते हो जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है A को, but does not have image in B। ठीक है, A को बिलोंग कर रहा है बट डज नॉट हैव इट्स इमेज इन B, इसकी कोई इमेज ही नहीं बन रही B के अंदर। डोमेन एंड रेंज बताओ R की। R की डोमेन क्या होती है बेटा, फर्स्ट वाले एलिमेंट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ R, जो इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट है इसके 1 2
और इसकी रेंज कैसे लिखते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं 5 4, ब्रेसिस में लिखते हैं इन एलिमेंट्स को 5 4, ठीक है। 1 का 5 है, 2 का 4 है, तो ये इसकी डोमेन हो जाती है, ये इसकी रेंज हो जाती है रिलेशंस में। यहां पर आ जाओ, स्टूडेंट वांट्स टू पेयर अप नेचुरल नंबर, ये भी 2025 का बेटा किसी अलग सेट का है, सेट नंबर भी चेक करते जाना। पेयर अप नेचुरल नंबर्स इन सच अ वे दैट, वो पेयर अप करना चाहता है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। पेयर अप नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, इस टाइप से है, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 के अकॉर्डिंग, और एक्स वाई जो है दोनों वो नेचुरल नंबर्स है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, इससे एक रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन है, यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा, उसको उसकी आपको क्या बतानी है, डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, फिर चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो बताना इक्विवेलेंस है या नहीं है, वो तो बात की बात है, ठीक है। ये सारी बात की बात है। सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं, एग्जैक्टली बनना है क्या वाला है हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, सबसे इजिएस्ट वे है इनको सॉल्व करने का, 41 माइनस 2x, x को इधर ले आया करो, ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाता है। अब x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, हम उसको सीक्वेंस वाइज डाल के y की वैल्यूज चेक कर सकते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग ना। तो अब इसके अंदर y देखो, जब x 1 है, x की वैल्यू जब 1 है, तो y देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 39 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू 2 है, तो देखना y इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, तो ये 37 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू 3 है, तो देखो 4 माइनस 6 35। अब यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस समझ आ रही है कि 2 2 कम होते जा रहे हैं, मतलब कि देखो अगर x 1 है तो ये 39 आ गया, x 2 है तो 37 आ गया, 3 है तो 35 आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो 4 है तो 33 आ जाएगा, 5 है तो 31 आ जाएगा, 6 है तो 29 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। बट कब तक, इन्फिनाइट तो नहीं जाएगा ना, बिकॉज 41 कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही हमारे पास, कहाँ तक जाएगा। लेट्स सी, देखो अगर मैं इसको लास्ट में कर दूं 20, अगर मैं लास्ट में देखो यहाँ पर x की वैल्यू 20 लेती हूँ, तो y क्या आ सकता है मैक्सिमम, 2 इंटू 20 दैट इज 41 माइनस 40, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा अगर देखो 40, अगर मैं इसकी y की वैल्यू, x की वैल्यू 21 ले लूँ, यहाँ पर करके दिखाती हूँ, 21 ले लूंगी, तो y क्या आ रहा है आपका 41 माइनस 42 दैट इज -1, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करेगा, ठीक है। तो लास्ट हमारी जा रही है कि जब x हमारे पास 20 है तो y 1 आ जाएगा, दैट्स इट। अब इससे भी पहले के एक दो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जब हमारे पास x 19 था और जब हमारे पास x 18 था, ठीक है। जब 19 था तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 41 माइनस, देखो 19 2 सा 38, 38 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर एक एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 19 3, और खुद ही सोचो, अब ये 18 होगा तो ये 5 ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर y 5 आएगा, जब x 18 होगा तो y जो है 5 आएगा। ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल गए, आपने r यहाँ पर लिख दिया। अब चेक करते हैं, इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। अब डोमेन ऑफ r हमें लिखना है, डोमेन ऑफ r, डोमेन ऑफ r देखो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे इस एक्सिस होते हैं वही होते हैं रिलेशन में, तो आप यहाँ से डोमेन देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20, तो डोमेन क्या आ गई 1 2 3 4 अप टू 20, ठीक। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज देखो 1 3 5 5 7 9 ऐसे करके 39 तक आ रही है। तो हम रेंज को कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 3 5 ऑड नंबर्स आ रहे हैं टिल 39, ठीक है, टिल 39 ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज, दिस इज अ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज 1 1 डज नॉट बिलोंग टू r, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी के लिए नहीं है ना, 1 1 2 2 3 3 किसी के लिए भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, देखो 139 बिलोंग्स टू r, बट 39 1 बिलोंग नहीं कर रहा ना, बट 39 1 डज नॉट बिलोंग टू r, हेंस दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो,
ट्रांजिटिव के लिए कोई ऐसा देखना पड़ेगा जिसमें कॉमनली जा रहा हो। देखो 19 3 जा रहा है, 3 35 जा रहा है। देखो 19 3 बिलोंग्स टू आर और 3 35 बिलोंग्स टू आर, but 1935 does not belong to R, hence this is not transitive. So this is neither reflexive, neither symmetric nor transitive relation. आप इस तरीके से आप ये वाला भी एग्जांपल दे सकते हो। 21 बिलोंग कर रहा है, 139 बिलोंग कर रहा है, बट 39 बिलोंग नहीं कर रहा। आप कोई भी एग्जांपल्स इसके अंदर से ट्रांजिटिविटी के लिए दे सकते हो। इसके सिमेट्रिक के लिए कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। 531 बिलोंग कर रहा है, पर 31 5 बिलोंग नहीं कर रहा एक्सेप्ट टू यू। ठीक है, तो यहाँ से कहने का मतलब है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों ही नहीं है, हैंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। जब ये तीनों में से एक भी नहीं है तो कैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल ईजी है बेटा, इस तरीके से आपको बनाना है डोमेन, रेंज, फिर आपको बस सिंपल ये बनाने के बाद आपको कर देना। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इस टाइप को एक पहले भी कर चुके हैं हम, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो n to n डिफाइन है। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, 1 to up to infinity, ये भी क्या है आपका 1 to up to infinity है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो, ये n is even, n is a बाइजेक्शन, हमें शो करना है कि बाइजेक्शन है। तो यहाँ से देख लो 4 1 1, ऐसे में दो केसेस बन जाते हैं। 4 1 1, 1 1 के लिए हमने x1 लिया, x2 लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखना, जब हमें ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करना होता है, जबकि हमारा क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले केस में लेते हैं x1 x2 दोनों ही सेम केस के लेंगे। सेम केस क्या है यहाँ पे? इवन। ठीक है, बिलोंग्स टू n व्हेन x1 x2 बोथ आर इवन। यहाँ पर ये वाला केस लिया कि जहां पर ये दोनों ही इवन है। इवन है तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेट किया। अब इवन है तो दोनों के लिए सेम यही ओपन होगा, x1 माइनस 1 x2 माइनस 1, तो हैंस हमें पता चला x1 इज इक्वल्स टू x2। सो दिस इज ऑन टू, सो दिस इज 1 1 फंक्शन व्हेन x1 x2 बोथ आर इवन। ऐसे ही ऑड का केस बनता है, जब ऐसे पार्टीशंस होते हैं ना तो आपको दो केसेस बनते हैं। अब x1 x2 दोनों इसी साइड से लेंगे। ठीक है, लेट x1 x2 belongs to n when both are odd, when both are odd, जब दोनों ही odd होंगे तो let fx1 is equals to fx2। ठीक, अब दोनों odd हैं तो ये वाला फंक्शन आएगा हमारे पास, तो n1 plus 1 is equals to n2 plus 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अच्छा x से चले थे n पे आ गए, n ही है, n ले लो। ठीक है, n1 is equals to n2। क्लियर है बेटा? यहाँ पे फंक्शन n में है तो n लेके चल लो, x लेना x ले लो। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या बनता है? व्हेन x1 इज इवन, एक यहां से लेते हैं एक यहां से लेते हैं, n1 n2 ही ले लेते हैं, फिर कंफ्यूजन होती है n1 n2। ठीक है, इफ n1 इज इवन एंड n2 इज ओड, जब n1 इवन है n2 ओड है। देखो अब fn1 किसके इक्वल आएगा? तो जब एक इवन है एक ओड है तो fn1 किसके इक्वल आएगा? इवन वाला खोलेंगे तो n1 माइनस 1 के इक्वल आएगा। जब fn2 है तो n2 प्लस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो दे कैन नॉट बी इक्वल। देखो ये इवन है ये ऑड है। अब यहाँ से लेट n1, आप ये इक्वल नहीं हो सकते। आप एक एग्जांपल लेके देख लो, लेट n1 जो है आपके पास इवन वाला केस है ना, 2 है। ठीक है, इवन वाला केस है, n1 क्या है? 2 है, तो f ऑफ 2 क्या आया इसके अंदर? 2 माइनस 1 1 के इक्वल आया। और अगर n2 में ले लूँ, ये कौन सा लिया है? ऑड है, ऑड मान लो 1 ले लेती हूँ मैं, तो f1 जो है 1 प्लस 1 2 के इक्वल आया। तो जब n1 n2 इक्वल नहीं है, आप यहाँ से कह सकते हो when soever if n1 is not equal to n2। देखो एक इवन है एक ऑड है, तो इनका तो इक्वल होने का मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे ही fn1 is not equal to fn2। तो ये भी हमारी 1 की ही डेफिनेशन होती है। 1 की डेफिनेशन होती है, अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो n1 n2 इक्वल नहीं है, तो n1 fn1 fn2 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। मतलब या तो इक्वल हो तो दोनों चीज इक्वल हो, नहीं हो तो दोनों ही नहीं हो। तो ऐसे केस में हमारा होता है 1 1 फंक्शन।
ठीक है बेटा, ये 3 केसेस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बनते हैं। ये तो इसमें बन गए, वैसे जनरली ये बनते हैं मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, ये मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, हाँ आई थिंक से मिसलेनियस, हाँ शायद आप एक बार चेक करना, ये मिसलेनियस में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज का शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैंने इस तरीके से आपको करवाया है। अब इसके अंदर ये क्या है, हैंस दिस इज द ऑन टू 1 1 फंक्शन। 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए चेक कर लेंगे तो एक y लेते हैं हम, जो कि बिलोंग करता है इसकी को डोमेन को। ठीक है, इसकी को डोमेन में से एक y लेते हैं, और y के भी ऐसे वाले केसेस में 2 बनते हैं, when n is even, when n is odd। जब n इवन है तो y किसके इक्वल है, n-1 के, और जब n ओड है तो y किसके इक्वल है, n+1 के इक्वल है। अब यहाँ से n की फॉर्म में ले जाएंगे तो y+1 आ जाएगा, यहाँ की n की फॉर्म में ले जाएंगे तो y-1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे n जो है y+1 आ रहा है, तो आप यहाँ पर बताओ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, जब हमारे पास n क्या है, इवन है, तो ये कैसा होगा, देयर विल बी प्री इमेज अवेलेबल इन इट्स, देयर विल बी n है ना, यहाँ पर n विल बी बिलोंग टू n एक्स डोमेन। ठीक है, यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल होगी। अब जैसे यहाँ पर भी देखो यहाँ पर देखो n क्या है, ऑड है, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, बस n क्या है इस केस में 1 के इक्वल ना हो, पर 1 के इक्वल, अगर यहाँ पर 1 के इक्वल होगा तो यहाँ पर इमेज प्री इमेज मिल रही है ना। जब y 1 के इक्वल है, जब बेटा 2 केसेस अलग अलग दिए हुए हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तो आप यहाँ पर डाल देना व्हेन y बिलोंग्स टू n बट y n 1 के इक्वल नहीं है। देखो 1 के इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा, n 0 यहाँ पर मिलेगा नहीं, पर यहाँ पर देखो इस केस में फंसना मत आप। यहाँ पर देखो जो n है ये n है, ठीक है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी है। इस वाले केस में देखो जब n इवन है, यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 डाल देंगे तो n क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 की इमेज जो 1 के लिए यहाँ पर मिल रही है ना आपको, इसकी प्री इमेज इस वाले केस से मिल रही है, बट अगर इस वाले केस में y को 1 कर देंगे तो ये n 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इसीलिए कि y 0 नहीं है, सो देयर इज फॉर ऑल y x देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n its डोमेन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n दिस, और यहाँ पर 4 सबके लिए है, तो यहाँ पर ये हमें क्या मिला, 1 के लिए यहाँ पर भी मिल रही है 4। यहाँ पर आप क्लैरिफाई भी कर देना, व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 इस केस में तो n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल है, तो सबके लिए कहने से हमें पता लग रहा है कि सबके लिए यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल है। सो यहाँ पर ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, दिस इज द ऑन टू फंक्शन। सो दिस इज द 1 1 फंक्शन भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। क्लियर है बेटा, इससे यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इस वाले केस से थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इस वाले केस में हमें 1 के लिए प्री इमेज मिल रही है, तो मतलब सबके लिए प्री इमेज अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है आपका सीबीएसई का, मेरा ये कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, और ये कितनी बार सीबीएसई में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, कभी 2 मार्क्स का आता है, कभी 5 मार्क्स का, ये मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है जब आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 फंक्शंस की एक्सरसाइज थी 1.2, तो उसके अंदर मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस भी लिख कर दिखाया और आपको बोला भी था कि होमवर्क में आप कर लेना। ठीक है बेटा, अब ये कैसा है, एफ एक्स आपको गिवन है x-2 बाय x-3 और a2b, फंक्शन की मैपिंग क्या है a2b, और a क्या है यहाँ पर r-3, मतलब कि b इज इक्वल्स टू r-1। जो आपका a का बैग है, a के बैग में सारे रियल नंबर्स हैं, -∞ से इन्फिनिटी, बस एक रियल नंबर दैट इज 3 वो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बी वाला जो बैग है आपके पास, उसके अंदर -∞ से सारे नंबर है, बट एक नंबर दैट इज 1 वो उसके अंदर नहीं।
ठीक है, आपके पास 2 बैग कैरी कर रहे हो, सारे रियल नंबर है, इस वाले बैग में सिर्फ 3 नहीं है ही नहीं, और इसमें 1 है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है ही नहीं, तो यूज कैसे करेंगे? अब देखो 3 इसमें से निकालने का एक और रीजन, अगर ये डिनोमिनेटर में 3 हो जाता तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता, 3 माइनस 3 0 हो जाता, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, यहाँ पे फंक्शन ही आपका कैसा हो जाता, नॉट डिफाइंड। तो दिस इज द मेन रीजन कि वहां पर उन्होंने कहा हमें अपना फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं करना, तो हमने 3 को बैग में से निकाल ही दिया, 3 है ही नहीं, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है ही नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं 4 1 1। आप बेटा 4 1 1 बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं। x1 x2 दो बिलोंग करेंगे आपके ए से, डोमेन से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर आप fx1 fx2 लेट कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, fx1 x1, ये आप ही करोगे, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में दे रही हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको लास्ट में मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये कैसा होगा, आपका 1 1 फंक्शन होगा, हेंस दिस इज द 1 1 फंक्शन। सेकंड आ जाते हैं, अब आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ठीक, ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, y एक लेट करते हैं अपने को डोमेन में से b को, और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स करते हैं, और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्रू। अब इसको पूरे को क्या ले आएंगे, x की टर्म्स में ले आएंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 y x माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 y x माइनस 2 3y माइनस 2 माइनस एक्स है। ठीक है, एक्स है, अब यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लोगे आप लोग, सेम है बेटा, ये y माइनस 1 3y माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2y माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से आपको x का फंक्शन मिल गया y के टर्म्स में। y के टर्म्स में देखो, यहाँ पर भी सारे रियल नंबर है, यहाँ पर भी सारे रियल नंबर है, बट फॉर देयर एग्जिस्ट प्री इमेज सिर्फ किसके लिए, फॉर y इज इक्वल्स टू 1। जब अगर y 1 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे देयर इज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b। ठीक है, यहाँ पर b में क्योंकि 1 है ही नहीं इसलिए हम b की बात ही नहीं कर रहे, बस इसके ब्रैकेट में यहाँ पर जब ये आ जाएगा ना तो इसके ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देना, y इज नॉट इक्वल टू, जैसे हम रेशनल नंबर्स में लिखते हैं ना, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाना होता, तो y इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड है। तो फॉर ऑल y जो कि b को बिलोंग कर रहे हैं, b में 1 है ही नहीं तो बात ही नहीं करेंगे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, so this is the onto function, as this is the 1 1 and onto function, so this is the bijective function, because बहुत easy question है। ठीक है बेटा, अब कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी क्वेश्चन में देखो ये वाला तो आएगा आपका 2 मार्क्स का, और ये 5 मार्क्स का भी आता है, सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए आपको a की वैल्यू दे दी जाती है, ये ना आपको a के टर्म में दे देगा, b बोलेगा r माइनस a और a की वैल्यू बता देगा निकालो, तो जब आपके पास ये आ जाएगा बेटा y माइनस 1, तो ऑब्वियसली जो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे अब यहाँ पे 1 ही तो हटाना पड़ा ना, तो जहां पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पता नहीं अब आपको बात कहने में समझ आ रही है नहीं आ रही है, पर जब ऐसा ए फाइंड आउट करने वाला आंसर आए ना तो आप खुद देखना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं भी करवा दूंगी, बट y माइनस 1 तो आपको क्या, किस पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, 1 पे ना, तो 1 1 नहीं होना चाहिए, तो हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, इसके 3 मार्क्स का दे देता है सिर्फ एक ये फाइंड आउट करने को। अब यहाँ पर देख लो बेटा, f जो है R2R है, एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है आपको 4x³ माइनस 5। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू शो दैट, शो करना है फॉर 1 1 बेटा, 1 1 के लिए जो क्यूब होता है ना, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही होता है, जैसे -2 का क्यूब क्या होता है, -80 होता है। ठीक है, और 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसके अंदर स्क्वायर वाला पंगा नहीं होता, स्क्वायर वाला पावर 4 वाला पंगा उसके अंदर होता है कि वो सेम हो जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो जनरली ऐसे ये आप ऊपर लिखोगे अपने आप से, fx1³ माइनस 5
4x2 क्यूब -5 से माइनस कैंसिल, 4x1 क्यूब इज इक्वल्स टू 4x2 क्यूब, मतलब अब तो रिपीटेड हो रहे हैं, क्यूब है ये, तो x1 इज इक्वल्स टू x2। जब क्यूब वाला केस होता है तो उसके अंदर नेगेटिव हो ना हो वो अलग ही आते हैं, तो ये 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है, 1 1 फंक्शन। ऐसे ही होम 2 के लिए क्या करेंगे, y हम इसमें से अपने कोर डोमेन में से लेट करेंगे, दिख रहा है आपको, r की बात कर रही हूँ मैं, कोर डोमेन में से लेट करते हैं 4 ओम 2, ये आप क्लीन करके आप लिखोगे अच्छे से, 4 ओम 2, वी हैव टू चेक दिस। अब यहाँ पर हो गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब कि 4x क्यूब माइनस 5, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू x क्यूब, x क्या आ गया, अंडर रूट क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ दिस, ठीक है। हैंस फॉर एवरी y, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, इसकी कोर डोमेन में से देयर इज x, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। नेगेटिव नंबर का भी क्यूब रूट आ जाता है, इसमें स्क्वायर वाला पंगा नहीं होता, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट आ जाता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर बताऊं, अंडर क्यूब रूट ऑफ 27, तो आप कैसे लिख सकते हो, अंडर क्यूब रूट ऑफ -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है, तीनों का पेयरिंग बन गई आपकी, तो -3 बाहर आ गया, तो किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल आ गया। इस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, तो क्यूब रूट में नेगेटिव वाला पंगा नहीं है। हेंस यू कैन से दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस, so this is the onto function, हर एक के लिए प्री इमेज अवेलेबल होगी। अब ये वाला फंक्शन देख लो बेटा, ये जो है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, वहां पर भी मैं करवा चुकी हूँ, एक बार मैं इसको गो थ्रू कर लेती हूँ। देखो एक्स वाई, वो वाले एक्स वाई आएंगे जबकि एक्स वाई जो है स्केयर नंबर हो जाए, और एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। देखो फर्स्ट के लिए देखो, एक्स एक्स के लिए, ठीक है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर ये भी अगर x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो x स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का एक स्क्वायर नंबर है, मतलब ये होल स्क्वायर नंबर है, कहने का मीनिंग है ये होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक। अब दूसरा देखो सिमेट्री के लिए, इफ अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू वाई इज स्क्वायर नंबर, ठीक है, x इंटू वाई मान लो कोई स्क्वायर नंबर है, मैं इसको p स्क्वायर के इक्वल मान लू, ठीक है, मान लो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो स्क्वायर हो, देखो 16 इंटू 4 64 के इक्वल होता है, ये x है ये y है, अगर मैं 4 यहाँ लिख दूं 16 यहाँ लिख दूं तब भी तो 64 के इक्वल होगा, ये y है ये x है, ठीक है, और ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये किसी भी उसका स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखो अगर ये p स्क्वायर है, p मतलब मैं लिख रही हूँ कोई भी नेचुरल नंबर है, p भी क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो मतलब एक्स वाई किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहा है, तभी वो रिलेशन को जो है बिलोंग कर रहा है। तो एक्स डॉट वाई है पी स्क्वायर है, ठीक है, इफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दू, वाई को पहले लिख दू एक्स को, तो ये भी तो पी स्क्वायर ही रहेगा, हेंस वाई एक्स विल बिलोंग टू आर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब आ जाओ ट्रांजिटिव वाले केस में, ट्रांजिटिव वाले केस में देखो, अगर यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन है, बार बार डेफिनेशन ही रिपीट हो रही है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से करवा रही हूँ कि आप खुद भी करो, क्योंकि बार बार सेम चीज सेम लैंग्वेज सेम चीज सेम लैंग्वेज, वो आपके लिए भी बेटा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपको इतना, अब जब तक मैं करवाती रहूंगी आप दिमाग पे प्रेशर भी नहीं डालोगे, जब तक अपने दिमाग पे जोर नहीं लगाओगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होती इतनी। तब आप जैसे ड्राइविंग सीखते हो ना, आप में से कुछ बच्चों ने सीख भी ली होगी, तो जो ड्राइविंग सीखते हो जब तक आपके साथ कोई ना कोई बैठा है, आपका टीचर बैठा है, जब तक पापा बैठे हैं मम्मी बैठे हैं, आप इतना फोकस नहीं करते, पता है वो बता देगा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, पर जिस दिन आप अकेले चलाते हो उस दिन सही तरीके से आपको ड्राइविंग आती है, वही चीज बेटा यहाँ पर होती है। देखो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ए इंटू बी है वो पी स्क्वायर है, P इज द नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख देना P कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर B C बिलोंग कर रहा है R को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि B इंटू सी है वो क्यू स्क्वायर है, क्यू भी लिख दो कोई नेचुरल नंबर है।
नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखो, अब जब हमें समझना है ना, इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर ट्रांजिटिव वाले केस में, तो आप रफ में ना एक बार करके देख लिया करो। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक रफ बॉक्स में आप करके देख लिया करो। अगर आपको ए सी के लिए प्रूव करना है तो आपको ए इंटू सी प्रूव करना है कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, ए इंटू सी। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी, इसको दे दो नंबरिंग 1। ठीक है, नंबरिंग 1। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, क्यू स्क्वायर बाय बी, और इसको दे दो नंबरिंग 2। ऑन मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, ऑन मल्टीप्लाइंग, तो आपको क्या मिला, a इंटू सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी इंटू में क्यू स्क्वायर बाय बी। अब ये देखो p इंटू क्यू बाय बी, अब इसका होल स्क्वायर इकट्ठा लिख सकती हूँ, p इंटू क्यू का होल स्क्वायर है b इंटू बी स्क्वायर, तो इन सबका इकट्ठा लिख दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, a इंटू सी इज इक्वल टू पी क्यू बाय बी का होल स्क्वायर। ये देखो p भी एक नेचुरल नंबर है, q भी एक नेचुरल नंबर है, और b भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक, ये सारे नेचुरल नंबर है, तो a इंटू सी भी किसी, जब तीनों नेचुरल नंबर है तो ये जो इसके अंदर एक नंबर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा, तो उनका स्क्वायर ही आ रहा है। हेंस ए सी जो है आर को बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बेटा, लैंग्वेज अपनी अच्छे से लिख लेना। बाकी ये मैं करवा भी चुकी हूँ आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आई थिंक एग्जाम्पलर का होगा चाहे मिसलेनियस का होगा। अब ये वाला देखो, ये आपका सीबीएसई का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी में, जिनसे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, हर पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 4 4 मतलब टोटल केस स्टडी आपकी 12 मार्क्स की बैठती है। ठीक है, 80 में से 12 मार्क्स आपके केस स्टडी बेस्ड होते हैं, और जितना डरावना नाम है ना उतने इजी होते हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखो, एक ये आपका एनसीईआरटी का ही है बेस, आपका एनसीईआरटी से आ रहा है इसके अंदर, और शायद कोई एग्जाम्पल है, देख लेना एक बार एनसीईआरटी में जाके एग्जाम्पल्स में नजर डालना। 30 स्टूडेंट है, ए सेट है आपका कोई, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब एक फंक्शन डिफाइंड है इस पर, ए टू एन, ए में तो आपके पास मान लो 1 से 30 तक स्टूडेंट्स के नेम है आपके पास 30 स्टूडेंट्स के, और यहाँ पर 1 से इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर सच दैट फंक्शन जो है, जब आपका एफ एक्स आएगा, जब आप इसमें से एक्स का एक नेम डालोगे तो यहाँ पर उसका रोल नंबर आएगा बच्चे का। ठीक है, रोल नंबर आएगा ऑन द बेसिस आंसर, दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन देखो, यहाँ पर बच्चों के 30 बच्चों के नाम है, 30 बच्चों के नेम है, अब इनको रोल नंबर अलॉट करना है, तो यहाँ पर, यहाँ से अगर आप लोगे तो सिर्फ 30 बच्चों के नाम ले पाओगे। ठीक है, 30 ही रोल नंबर यूज कर पाओगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 30 रोल नंबर यूज करोगे, रोल नंबर डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट 1 से 30 यूज कर लो तो बाकी के नीचे के एलिमेंट खाली रह जाएंगे, और कभी कभी रोल नंबर होते हैं ना जो आपके सीबीएसई में इस टाइप के नंबर आते हैं, तो अगर आप ये सीरीज भी करोगे 0 2 तो भी बस इतने 30 तक यूज होंगे, बाकी के सारे नेचुरल नंबर खाली रहेंगे। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ के सिर्फ 30 एलिमेंट ही किसी ना किसी की इमेज बनेंगे, बाकी सारे जो इन्फिनाइट एलिमेंट है वो किसी की इमेज नहीं बनेंगे। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो हमारी डोमेन, को डोमेन है वो तो 1 से इंफिनिटी पूरा नेचुरल नंबर है, और जो रेंज है वो सिर्फ 30 नंबर्स है। 30 नंबर्स मतलब टोटल 30 नंबर ही रेंज बनेंगे, तो बाकी के खाली रहेंगे, तो यहाँ पर कोड डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। हाँ, ये 1 1 फंक्शन है। देखो, हर एक बच्चे को यूनिक रोल नंबर ही असाइन किया जाता है, हर एक बच्चे को। आपकी क्लास में सब बच्चे, सबका नाम सेम हो सकता है पर रोल नंबर सबका डिफरेंट होगा। ठीक, तो एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द यूनिक रोल नंबर, सो दिस इज द 1 1 फंक्शन, बट दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, मैंने बता दिया। तो फर्स्ट ये क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है? नहीं, ये 1 1 तो है, पर गिव रीजन देना है आपको फर्स्ट के लिए कि आपने यहाँ पर नो क्यों लिखा। तो जो रीजन मैंने दिखा है 4 1 1, 4 1 1, आप क्या रीजन दोगे? एज एवरी स्टूडेंट विल असाइन अ यूनिक रोल नंबर। ठीक है, एवरी स्टूडेंट इन सेट ए, ठीक, एवरी स्टूडेंट इन सेट ए विल असाइन अ यूनिक रोल नंबर इन सेट बी, तो दिस इज 1 1 फंक्शन। जो मैं बोल रही हूँ उसको एक बार नोट डाउन कर लो। फॉर 1 1, एज एवरी स्टूडेंट in set A will be assigned unique roll number in set N। क्लियर है? तो दिस इज 1 1 फंक्शन। बट on to के लिए only 30 roll numbers will be assigned, only 30 roll numbers will be assigned to 30 students, so codomain is not equal to range,
So codomain n is not equal to the range, so this is not onto function. ये onto function नहीं है, इसका रीजन देना था. अब आ जाते हैं. अब ये देखो दो पार्ट ना आपके ऑप्शन में होते हैं, या तो ये वाला करो ये देखो ये दोनों तो कंपलसरी हैं, ये दोनों तो कंपलसरी हैं, या तो ये वाला पार्ट करो चाहे ये वाला पार्ट करो, दोनों में से. लेकिन मैं यहाँ पर आपको दोनों करवा रही हूँ. अब आर भी है, इसको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, आर है रिलेशन डिफाइंड ऑन द टीचर टू प्लान द सिटिंग. अब आपके जैसे एग्जाम में आपको बिठाया जाता है, एक डेस्क होता है उस पर 2 बच्चे बैठते हैं, तो अब वही सिटिंग प्लान बनाना है. 2 बच्चे वही बैठेंगे जिनके रोल नंबर में ऐसा कुछ रिलेशन होगा. ठीक है, 2 बच्चे एक्स वाई वही बैठेंगे जब ये वाला रिलेशन वो फॉलो करते होंगे. अब हम मान लेते हैं कि हमने बच्चों को जो रोल नंबर असाइन किए थे वो 1 से 30 तक किए थे. सिंपल, हम वो सीबीएसई वाले टाइप के रोल नंबर्स पे नहीं जाते, हम तो सिंपल से 1 से 30 तक मान लेते हैं ये रोल नंबर असाइन हुए थे. तो अब x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी. x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 होगी. x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 होगी. x की वैल्यू 4 है तो 12 होगी. 5 है तो 15 होगी. 6 है तो 18 होगी. देखते जाओ, लिखते जाओ. देखो अब यही हमारा रिलेशन बन पाएगा, यही बन पाएगा, क्योंकि अब इससे बड़े जो 31, अगर हम यहाँ पर 11 ले लें x को, तो 31 जो है 31 जो है वो ग्रेटर देन 30 हो गया. वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा ना. ठीक है, वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, बिकॉज ओवर दैट क्या होगा, हमारे पास 31 आ जाएगा. और हम तो सिर्फ 30 रोल नंबर तक की बात कर रहे हैं बच्चों की, इतने ही बच्चे हैं, तो यही सिटिंग प्लान हम बना पाएंगे इसके अंदर. अब ये आपने बना दिया लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, हमने लिख दी, ये सारी लिस्ट यहाँ पर बनेगी. अब बताना रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. सो दिस इज वही जैसे एक बार पहले क्या था ना, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अच्छा, सिमेट्रिक भी नहीं है, एज 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 does not belong to R. अच्छा, अब देखते हैं 1 3 3 9 तो बिलोंग कर रहा है बट 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा. 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R but 1 9 does not belong to R. So this is not transitive. क्लियर है ना. तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है. एक अभी इसी वीडियो में किया इसी टाइप का क्वेश्चन, वो भी सीबीएसई का ही था, आपका देख लेना कौन से ईयर का था, कौन से सेट का था. अब ये देख लेते हैं इधर वाला. देखो रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स वाई रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. अब एक रिलेशन इस टाइप का है, अभी तो ये वाली थी, अब ये वाला है. तो अब देख लेते हैं, अब सारे एलिमेंट लिस्ट करने हैं. तो r इज इक्वल्स टू r क्या आएगा, अब x की वैल्यू 1 ले लो तो y क्या आ गया 1. x की वैल्यू 2 ले लो तो y क्या आ गया 8. अब x की वैल्यू 3 ले लो तो y क्या आ गया 27. ठीक है, अब y की वैल्यू x की वैल्यू 4 ले लो तो y क्या आ जाएगा 64. ये क्लियर लिखते हैं, यहां से लिखते हैं. देखो 1 ले ली तो 1 आ गया, 2 ले ली तो 8 आ गया, और 3 ले ली तो 27. ऐसे क्लियर है ना. ठीक है, अब y की वैल्यू x की वैल्यू 4 ले लो, x की वैल्यू 4 ले लो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 64. दिस इज ग्रेटर देन 30, ये तो 30 से ग्रेटर है. ठीक है, तो ये आ ही नहीं सकती. तो यही हमारे लिस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स होगा. ठीक, अब इसके अंदर फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? यस. फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव द यूनिक इमेज. तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, तो तीनों की यूनिक इमेज है. सो यस, दिस इज द फंक्शन एज f of 1, ये लिख देना, f of 1 1, f of 2 8 और f of 3 27. ठीक है, वो जो फंक्शन पूछ रहा है ना वो इस r के लिए पूछ रहा है, तो उस 30 से जाके कंफ्यूज मत हो जाना, इस 30 से जाके कंफ्यूज मत हो जाना. वो कह रहा है पहले एक रिलेशन बना दो, अब वो रिलेशन पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है. तो फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, हाँ सबकी अलग अलग इमेज है, यूनिक इमेज है, तो दिस इज द फंक्शन. क्लियर है. ये ब्लैंक स्लाइड्स हैं, यहाँ पर देखते हैं. देखो ये भी केस स्टडी बेस्ड है, 4 नंबर के क्वेश्चन है आपके. बेसिकली इसकी जो यही रहती है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 1
1 और 2, और ये ऑप्शन में है, ये भी 2 का होता है। ठीक है, यूजुअली यही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीबीएसई के पेपर से और भी दिखती है। 2 के 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 4 मार्क्स का होता है बेसिकली। ठीक है, अब एक आपका क्या है, एक ये दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, थ्योरी पढ़ लेना। यहाँ पर 4 आपको सेट डिफाइंड है, इस सेट के ऊपर 5 सेट डिफाइंड है। अब जो जो हमसे पूछ रहा है उसका आंसर दे देते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसमें से देखो कौन से रिलेशन ऐसे हैं, क्लियर दिख रहा है बिल्कुल आपको, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव। बेटा ये सारी नोट्स ना मैं आपको दे दूंगी वेबसाइट पर nginfinityclass.com पर, वहां से जाकर एक्सेस कर देना। जितने भी मैंने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए हैं ना, सारे आपको मिल जाएंगे, एक बार बैठ के जरूर कर लेना। क्लियर। अब यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये तो है देखो रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 2 3 3, क्लीन करती हूँ ये देखो, ये वाला तो रिफ्लेक्सिव है। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक, अब ये वाला भी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव तो मिल गया जो कि ट्रांजिटिव हो। अब इसके अंदर देखो 1 1 है, 1 2 है, 1 2 है, ये तो ट्रांजिटिव भी दिख रहा है पर सिमेट्रिक नहीं है। वैसे तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखो 1 2 है, यहाँ से देखो 1 2 है, 2 1 भी है, 2 3 है, 3 2 भी है, पर ये तो सिमेट्रिक है। समझ रहे हो, ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है। और देखो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, देखो 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमें ऐसा चाहिए जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो। ये ट्रांजिटिव है, देखो 1 2 है, 2 2 है, 1 2 भी है, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं है। देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारा इसके अंदर आंसर क्या आएगा, R4। ठीक है, ये R4 है। सेकंड देख लेते हैं, ऐसा रिलेशन बताओ इन 5 में से जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। वो तो ये वाला है ना, हमने अभी चेक करा R5 वाला, R5 वाला चेक करा ना। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, पर देखो ट्रांजिटिव नहीं है, अभी मैंने बताया था। आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। यहाँ पर देखो, देखो ये वाला रिलेशन इस टाइप का, जो वहां पर आपको देना भी होता था ना कि ऐसा कोई एग्जांपल दो जो कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो मैं भी जब भी यही वाला एग्जांपल आपको करवाती थी। देखो 2 3 है, 3 2 है, 1 1 2 2 3 3, जो कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशंस होती हैं, वो है ही नहीं। ठीक है, वो है ही नहीं। अच्छा 2 3 है, 3 2 है, सिमेट्रिक है। अब 2 3 है, 3 2 है, 2 2 नहीं है। और अगर इस तरीके से देखूं, देखो 3 2 है, 2 3 है, इसको पहले लिख ले तो 3 3 भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आया, R1। ठीक है, R1। अच्छा अब दूसरे में देख लेते हैं, पता है एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। तो 1 2, अब एक तो ये हो गया हमारे पास R1, ये तो देखो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो इसको तो चेक करने का फायदा ही नहीं है। सॉरी, ये तो सिमेट्रिक ही नहीं है, हमें तो सिमेट्रिक वाला केस चाहिए ना। और ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। देखो 1 2 है, 2 1 है, देखो 1 2 है, 2 1 है, देखो 1 2 है, 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लग रहा है, ये ट्रांजिटिव है। ऐसे ही केस में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में करवा के आई हूँ। अगर हम इसको ऐसे लिख कर देखें, 2 1 1 2, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, तो 2 2 तो नहीं है ना, तो 2 2 तो नहीं है, हमें दोनों तरीके से देखना होता है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारे केस में आ सकता है R3 भी आ सकता है। इसके 2 आंसर आए आपके। देखो ये भी सिर्फ सिमेट्रिक है, ये भी सिर्फ सिमेट्रिक है। एक बार आप इसको तसल्ली से बैठ के लिख कर करके देखना मैम कहना क्या चाह रही है। इसको आगे लिखना, इसको पीछे लिखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवा के आई हूँ, बिल्कुल वही चीजें रिपीट हो रही है। बेटा एनसीईआरटी में से आना, एनसीईआरटी में से नहीं आना, उनका मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली वही उठ के आएगा जो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एग्जैक्टली था। बट आप जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई के कर रहे हो, आप देख रहे हो सारे कॉन्सेप्ट वहीं से हैं
और एग्जैक्टली वाले क्वेश्चन भी हैं, जो बिल्कुल सेम लैंग्वेज वहां से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, वो भी आपके सीबीएसई में आए हुए हैं और वहां के कॉन्सेप्ट भी लिए हुए हैं। पर कोई ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कॉन्सेप्ट से बाहर हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमारे सिलेबस में आते हैं, बट थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है उनको सॉल्व करने का, थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाता है। जब हमें सारे रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से पता होते हैं तो हम उसको कर पाते हैं। सो मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। क्लियर है? यहाँ से ये हो गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट पेयर शुड बी एडेड टू द रिलेशन R2। R2 की बात कर रहा है वो। R2 में लिख लेती हूँ एक बार। ठीक है, क्या क्या करें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए सबसे पहले तो इसको सिमेट्रिक बनाना होगा। तो इसके अंदर क्या क्या ऐड करेंगे? 1 1 2 2 3 3। अब ये क्या बन गया? सॉरी, रिफ्लेक्सिव बन गया। दूसरा आता है सिमेट्रिक पे बात। सिमेट्रिक पे देखो हमें 1 2 गिवन है। ठीक है, अब इसको सिमेट्रिक बनाना है तो 2 1 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 1 3 गिवन है, अब इसको सिमेट्रिक बनाना है तो 3 1 ऐड करना पड़ेगा। 3 2 गिवन है, अब इसको सिमेट्रिक बनाना है तो 2 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब ट्रांजिटिव बनाना है। ट्रांजिटिव के लिए आप इसको एक बार चेक करो कि ये आपका ना यूनिवर्सल रिलेशन बन चुका है, ये A क्रॉस A बन चुका है। ये कैसा बन चुका है? A क्रॉस A बन चुका है और A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसके बाहर कोई और एलिमेंट बचता ही नहीं है। जब इसके बाहर कोई और एलिमेंट नहीं बचता तो ये कैसा है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। A क्रॉस A जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब चेक कर लेना कुछ भी आपको यहाँ से चेक करना हो। 1 3 है, 3 2 है, 1 2 है, 3 1 है, 1 2 है, 3 2 भी है। सारे आप एलिमेंट्स चेक करोगे ये यूनिवर्सल रिलेशन ही होता है। तो आपका आंसर में क्या आएगा? आपने क्या क्या ऐड किया यहाँ पर? वी विल ऐड 1 1 2 2 3 3 2 1 3 1 और 2 3। हम यही ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, ये 6 एलिमेंट्स जो है 6 ऑर्डर्ड पेयर है, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब ये कुछ ब्लैंक स्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। अब आ गया ये। अब ये देखो यहाँ पर एक ये सेट गिवन है, एक ये सेट गिवन है, एक रिलेशन ये है। इनको पढ़ लिया करो लैंग्वेज को। लैंग्वेज पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है, आप खुद से पढ़ना इसको। ठीक है, तो एस है, एक जे है, जो रिलेशन डिफाइन है वो कहाँ पर डिफाइन है? एस क्रॉस जे पर। एस क्रॉस जे पर डिफाइन है बिकॉज एक्स जो है एस से बिलोंग कर रहा है और जो वाई जो है वो जे से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया एस क्रॉस जे पर। ठीक है बेटा, अभी देखो हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम एस टू जे। वो कह रहा है एस टू जे से कितने रिलेशंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये एस है, ध्यान से समझना चीज को, पढ़ चुके हो। S1 S2 S3 S4, ये है आपका जे सेट, J1 J2 J3। ठीक है, अब जो S क्रॉस J हम करेंगे, S क्रॉस J में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S क्रॉस J, या फिर कहीं कहीं आपको ये S से मिलेगा, S क्रॉस J नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल 12 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, S क्रॉस J में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स है। तो S क्रॉस J में आपके पास एलिमेंट्स है 12। और जो R है वो क्या होता है? सबसेट होता है S क्रॉस J का। ठीक है, R जो है रिलेशन जो है वो S क्रॉस J का क्या है? सबसेट होता है। अब कितने रिलेशन, मतलब आप उस पे जाओ, आपने जो 11th क्लास में पढ़ा था कि आपको कोई एक सेट गिवन है, उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। जैसे कि कोई एक सेट आपको गिवन है A, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5। तो अगर मैं आपसे पूछती थी वहां पर कि आपके इसके कितने सबसेट्स बना सकते हो, ठीक है, तो हम बोलते थे 2⁵5। हम यही बोलते थे ना कि अगर एक सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट्स बना सकते हो आप, उसके 2⁵5 बोलते थे। अब इसके अंदर वो पूछ रहा है कि कितने रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, कितने रिलेशन मतलब कितने सबसेट। आर क्या है? इसका सबसेट ही तो है। तो कितने रिलेशन पूछ रहा है, मतलब कि इसके कितने सबसेट बना सकते हो? 2 और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर हैं। ठीक है, कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हो? 2⁵12।
क्लियर है बेटा? सबसेट वाला टॉपिक है 11th क्लास का। ए है नंबर ऑफ ए, आपसे पूछते थे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2⁵ इतने सबसेट पॉसिबल होते थे। ठीक, ऐसे ही इसके अंदर आर जो है रिलेशन जो है एस क्रॉस जे का सबसेट है, तो इसके अंदर कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे, मतलब कितने नंबर सबसेट पॉसिबल होंगे। तो 2⁻12 इसको आप कैलकुलेट, आप यहाँ पर भी लीव कर सकते हो, वैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 4096 आता है। ठीक है, 4096। अब आ जाते हैं स्टूडेंट आइडेंटिफाइज द फंक्शन। स्टूडेंट देखो अब यहाँ पर स्टूडेंट है आइडेंटिफाई किया फंक्शन को, एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, वो कह रहा है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। मैं इसको प्लॉट ही कर लेती हूँ, S1 S2 S3 S4, और यहाँ पर क्या है J1 J2 J3। अब देखो S1 की मैपिंग हो रही है J1 में, S2 की J2 में, यहाँ से चेक करो S3 की J2 में, और S4 की J3 में। तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये 1 1 नहीं है, दिस इज मैनी वन, देख रहे हो मैनी वन। ठीक है, दिस इज, आपको 1 मार्क्स में ज्यादा लिखना नहीं होता। function of S2 will be J2, function of S3 will be J2, इसकी इमेज J3 है। so this is not an 1 1 function, ये 1 1 function नहीं है। और यहाँ पर देखो जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, रेंज क्या आ रही है यहाँ से, पूरा J1 J2 और J3 के इक्वल आ रही है, और कोडोमेन भी क्या है, यही है, कोडोमेन भी पूरी है। तो यहाँ से दो दो आपको यहाँ पर फटाफट से दे देना। एक नंबर का क्वेश्चन है, एफ फंक्शन S2 डाला, J2 S3 डाला, J2 आ रहा है J2। ठीक है, हैज दो टू नंबर्स हैव द सेम इमेज, सो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। और रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, क्या है J1 J2 J3, रेंज भी है, ये तीनों इंक्लूड हो रहे हैं, और कोडोमेन भी है ये, तो ये ऑन टू फंक्शन है, बट दिस इज नॉट एन बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। हाउ मेनी 1 1 फंक्शन कैन बी देयर फ्रॉम सेट 1, ये देखो ये टॉपिक बार बार आ जाता है, बार बार मैं बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, मैंने पहले भी बोला था कि इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी, जल्दी कर दूंगी। हाउ मेनी 1 1 फंक्शन कैन बी देयर फ्रॉम S2J, देखो जब हमारे पास दो सेट गिवन है S2J, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये हमारा डिपेंड करता है, हमें बताना हो ना, जब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ मैनी वन, सॉरी नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बताने होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस के अंदर, डोमेन के अंदर कितने हमारे पास, देखो 4 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ जे के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, जब 1 1 की बात होती है, 1 1 की बात होती है, तो अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते तो वो होता है, ये बेटा देखो पूरा टॉपिक मैं आपको वैसे क्लियर कर चुकी हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैं आपको 1 1 के लिए भी, ऑन टू के लिए भी, बाइजेक्टिव के लिए भी सब कुछ बिल्कुल अच्छे से करवा चुकी हूँ। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन एक बार मेरी वीडियोस में करोगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको वहां भी बताया था कि मैं इनका सेपरेट एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तो वो मैं कर दूंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमसे 1 1 की बात होती है, 1 1 की बात की जाती है, जब नंबर ऑफ डोमेन, डोमेन जो इधर की साइड है, नंबर ऑफ डोमेन अगर तो ग्रेटर होते हैं को डोमेन के नंबर से, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, 0 होते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं आंसर दूंगी ना तो 0 0 दूंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ एस है इससे ग्रेटर है, देखो इसका 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये कैसा है, 0 है, इसका आंसर 0 है। तो हम इसका रीजन भी यही देंगे, व्हेन नंबर ऑफ एस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जे, सो देयर आर 0 1 1 फंक्शंस। ठीक है, 1 1 फंक्शन, ठीक है, नॉट पॉसिबल, मतलब कि ब्रैकेट में आप लिख दोगे 1 1 मैपिंग नॉट पॉसिबल when NS is greater than NJ। ठीक है, 1 1 मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब अगर दूसरा केस बस थोड़ा सा बता रही हूँ, अगर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये लेस देन होना चाहिए, इसके नंबर जो है ना एलिमेंट्स लेस देन होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए, तो हमारे पास ये बनता है
जो ये वाला एन जे, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, इसके जो ज्यादा वाले एलिमेंट्स होते हैं एन जे पी एन ऑफ एस, ये बनता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने वहां पे अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर है 0। ये आप इसको देख लेना कि जब एलिमेंट जो है डोमेन में 1 1 की बात हो रही है और डोमेन के एलिमेंट्स अगर ज्यादा हैं तो हमारे पास 1 1 मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। उसको मान लो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 3 है, अब 1 1 मैपिंग पॉसिबल कैसे होगी? नहीं होगी ना। अगर तो मैं इसकी मैपिंग ही नहीं करती तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट की इमेज होनी ही चाहिए। अब इसकी मैपिंग कर दी तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, ये 1 1 रहा ही नहीं। ठीक है, दिस इज द रीजन। अनदर स्टूडेंट कंसीडर रिलेशन 1, एक स्टूडेंट ने ये रिलेशन कंसीडर किया, मिनिमम इंक्लूडेड R1 सो दैट, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, यहाँ देखो अब क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। ठीक है, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, इसका बैकग्राउंड कर देते हैं। ठीक, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन। अनदर स्टूडेंट, किसी और बच्चे ने कंसीडर किया है एक रिलेशन, रिलेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ R1 इज इक्वल्स टू S1 S2 और S2 S4। राइट मिनिमम ऑर्डर पेयर, कम से कम ऑर्डर पेयर लिखो जो कि इसके अंदर हम इंक्लूड कर दें सो दैट ये रिफ्लेक्सिव हो जाए बट सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा आप बताओ? रिफ्लेक्सिव होने के लिए S1 S1 S2 S2 S3 S3 और S4 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। देखो ये सिमेट्रिक है भी नहीं, S1 S2 है पर S2 S1 नहीं है, S2 S4 है, S4 S2 नहीं है, तो इसको बस एज इट इज लिख देंगे क्योंकि वो तो इसी के अंदर ऐड करने हैं ना हमें। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हमने क्या ऐड किया, ये 4 एलिमेंट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि ये रिफ्लेक्सिव हो सके और ये सिमेट्रिक ना हो। तो इसके अंदर, इस वाले रिलेशन के अंदर हमने 4 एलिमेंट्स ऐड कर दिए ये वाले और इनको एज इट इज लिख दिया। अब ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है बेटा? ये ब्लैंक है बेटा, ब्लैंक स्लाइड्स दी थी काम करने के लिए। ठीक है बेटा, यहीं पर इसी के साथ जो मैंने प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस दिखाए, इसके अंदर एमसीक्यूज कवर किए, असर्शन रीजनिंग दिखाया किस टाइप से इसका आंसर होता है, आपके मैंने केस बेस्ड स्टडी किए और नॉर्मल जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, सारे मैंने प्रीवियस ईयर के इसके अंदर कवर किए। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप कर चुके हो, ईमानदारी से करके आना, फिर बताना ये वीडियो में आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, जब हम एकदम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके बैठते हैं और अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 100% गारंटी है कि हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि बेटा जो बात मैं पहले ही 2 से 3 से 4 से 5 बार बता चुकी होती है उसको बार बार रिपीट करना मेरे लिए भी ईजी नहीं होता, और जो बच्चे रेगुलर ईमानदारी से देखते हैं तो उनका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, दोनों ही रीजन को ध्यान में रखते हैं। फिर भी मैंने काफी एक्सप्लेन किया है, मैंने देखा है अगर कोई बच्चा नया आया है तो उसको समझ आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मेरी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी रहती है, स्टेप बाय स्टेप। और कोई स्ट्रेटेजी और कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं रहता। मेरे पास स्ट्रेटेजी है स्टेप बाय स्टेप काम करने की। कॉन्सेप्ट समझो, आप पूरे मेरे सारा देखना, यूट्यूब चैनल पूरा आप एक्सप्लोर कर लो, हमेशा स्टेप बाय स्टेप की बात की गई है। आप अभी की लेटेस्ट वीडियो भी जो अभी मैंने अप्रैल से स्टार्ट की है अभी 2026 सेशन के लिए, वो सारी स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी। पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन एक्सरसाइज 1.1, टाइप्स ऑफ फंक्शन एक्सरसाइज 1.2, मिसलेनियस, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर के भी आप देखोगे ना, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, फिर जाके यहाँ पर आएंगे। ठीक है बेटा, जो कहा वो ही होगा। और अच्छा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, njinfinityclasses.com पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। 1499 में आपका पूरे साल का सिलेबस रहेगा, इसी तरीके से वहाँ पढ़ाती हूँ। अभी तो वहाँ पर फ्री क्लासेस हैं, आगे जाकर वो कंप्लीट पेड हो जाएगा। अगर आप पेमेंट कर दोगे, आप सिर्फ 1499 में पूरा साल बेटा, पूरा साल। और इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आप जो क्लासेस हो गई, जैसे आज वाली क्लास हो गई, तो आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप कभी अवेलेबल नहीं हो, आप कहीं बाहर गए हो, किसी वजह से, किसी रीजन से आपकी क्लास मिस हो जाती है,
तो वो क्लास आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहेगी। दूसरा, अगर आपने एक बार समझ भी लिया, कभी आपको चीजें होती है कि आपको समझ नहीं आई वो चीज, आप उसको रिपीट करके सुनना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर रहता है। और 1499 कोई हिडन चार्जेस नहीं है बेटा, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर असली में आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रही है चीजें, तो लाइक कर देना और सभी फ्रेंड्स से शेयर कर देना, कमेंट कर देना बेटा। लाइक से पता लगता है बच्चों को पसंद आ रहा है। जो मेरी स्ट्रेटेजी है स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रेटेजी तो मैं चेंज नहीं करूंगी, ऑब्वियसली नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ आ रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट बेटा। आप हो तभी हम हैं, ठीक है। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और किसी को ऐसे ये नहीं कि कैमरे में देखा और चले गए, नहीं। आप बच्चों को समझ आनी चाहिए चीजें, स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होती बेटा, स्ट्रेटेजी तो स्टेप बाय स्टेप है, इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती किसी भी काम को करने की। सिर्फ मैथ्स को पढ़ने की नहीं, लाइफ में कोई भी काम करोगे तो हो ही नहीं सकती। क्लियर है बेटा? स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, कहीं आपको प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम पे फोकस करके आपको वो अच्छे से समझा सकती हूँ। क्लियर है बेटा? एक बार angeinfinityclasses.com को जरूर एक्सप्लोर कर देना और सारे फ्रेंड्स के साथ एंजन इन्फिनिटी क्लासेस को भी शेयर जरूर कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और बेटा ये सारे नोट्स हैं, अवेलेबल करवा दूंगी नीचे लिंक में, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, वीकली प्लानर है उसका भी मिल जाएगा और एंजन इन्फिनिटी क्लासेस का भी मिल जाएगा। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।